नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पुष्पभूति वंश से संबंधित या वर्धन वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप पहले नोट्स वाली वीडियो देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से टॉपिक याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वर्धन के द्वारा वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना की गई थी। और ये जो पुष्पभूति थे ये पहले गुप्त शासकों के सामंत थे। तो ये गुप्त शासकों के सामंत थे, उन्होंने अपना अलग साम्राज्य की स्थापना की थी। उस साम्राज्य का नाम पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं। तो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी? पुष्पभूति वर्धन के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई। तो सही आंसर हमारा होगा पुष्पभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सही आंसर वेनसांग। वेनसांग के द्वारा सी यू की नामक यात्रा विवरण लिखा गया था। और यह वेनसांग चीनी यात्री था जो पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन इसने बाद में शिक्षा समाप्त करने के बाद में यह नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षक बन जाता है। और वेनसांग ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा ग्रहण की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेनसांग किसके समकालीन था तो ये हर्षवर्धन के समकालीन था। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? सही आंसर हर्षवर्धन। साथियों, हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई थी जिसका नाम है प्रदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 रचना हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। तो माना जाता है कि हर्षवर्धन संस्कृत का काफी महान विद्वान था और साथ ही साथ यह पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन उसके बाद में यह बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। तो अगला क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। साथ ही साथ बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक पुस्तक और लिखी थी। और ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगर आपसे पूछा जाए कि बाणभट्ट किसके समकालीन था तो हर्षवर्धन के समकालीन था। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? सही आंसर वेनसांग। वेनसांग जो चीनी यात्री था ये भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। सी यू की से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इसीलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही आंसर नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के द्वारा चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया गया था। और पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो वो हर्षवर्धन को पराजित किया था। जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत में विजय अभियान को चलाने के लिए आगे जाते हैं तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध होता है जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशन द्वितीय किससे हार गया था? तो नरसिंह वर्मन से हार गया था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि यह सहिष्णु राजा था और सभी धर्मों का यह सपोर्ट करता था। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो हर्षचरित्र लिखी थी और दूसरी कादम्बरी लिखी थी। ये आपको याद रखना है बाणभट्ट से। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सही आंसर एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हमें हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के संघर्ष की जानकारी मिलती है जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है और उसके द्वारा फिर एक अभिलेख लिखा जाता है जिसे एहोल अभिलेख कहते हैं। इसमें यह लिखा जाता है कि
पुलकेशिन द्वितीय बोलता है कि मैंने उत्तर भारत के एक महान शासक को पराजित कर दिया और दक्षिण भारत में जीतने से उसे रोका। अगला क्वेश्चन, प्रतापशील हुडहरेड केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किसने ग्रहण की थी? तो सही आंसर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के द्वारा प्रतापशील हुडहरेड केसरी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहां स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में ट्रांसफर की थी। अगला क्वेश्चन, सकलोत्तरापतनाथ किसे कहा जाता है? सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को सकलोत्तरापतनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? सही आंसर हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई थी, हालांकि यह दक्षिण भारत को जीत नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? सही आंसर शशांक। शशांक हर्षवर्धन का समकालीन था और ये गौड़ वंश से संबंधित था। शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था और ये बौद्ध वृक्ष की जो अभी कौन सी पीढ़ी है? तो ये बौद्ध वृक्ष की चौथी पीढ़ी है जो कि अभी स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बौद्ध गया में स्थित है, जो कि चौथी पीढ़ी लगभग 195 साल पुरानी है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? सही आंसर नर्मदा नदी के किनारे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था और उसने फिर एक अभिलेख लिखवाया था जिसे ऐहोल अभिलेख कहते हैं, और उस अभिलेख में इस युद्ध के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही आंसर कन्नौज। कन्नौज काफी महत्वपूर्ण शहर था। अगला क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? सही आंसर बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई थी जिसे हर्ष चरित्र कहते हैं, और साथ ही साथ बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक रचना भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था? सही आंसर प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में करता था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? सही आंसर मोखरी नरेश गृहवर्मा के साथ में। तो मोखरी नरेश गृहवर्मा के साथ में राजश्री का विवाह होता है। उसके बाद में गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो कन्नौज का शासक या मोखरी वंश का शासक कोई नहीं रहता, तो इसी के समय में राजश्री मोखरी वंश की शासिका बनती है और कन्नौज से वह शासन करना प्रारंभ कर देती है। इसी कारण से हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से यह अपनी राजधानी कन्नौज में ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? सही आंसर गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। इसी कारण से हर्षवर्धन फिर शशांक की हत्या कर देता है। तो साथियों, इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको यह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? सही आंसर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सही आंसर मथुरा। हिंसा के समय में मथुरा कपड़ों के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर था और यह व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से सूती कपड़ों का उत्पादन बहुत ही भारी मात्रा में होता था। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट निवासी था? सही आंसर थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था और यह हर्षवर्धन के
राजदरबारी कविता। अगला क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसके साथ साथ हर्षवर्धन ने प्रदर्शिका और रत्नावली भी लिखी थी। तो ये आपको तीन याद रखनी है कि हर्षवर्धन ने तीन पुस्तकें या तीन नाटक लिखे थे, जिसमें एक नागानंद था, एक प्रदर्शिका था और एक रत्नावली थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सही आंसर कन्नौज और प्रयाग में। ये ऑप्शन इसका सही होगा, जिसमें प्रयाग में जो एक धार्मिक सम्मेलन किया गया था, वहां पे भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था, और उसके बाद में जब कन्नौज में एक सम्मेलन किया जाता है तो वो छठवां सम्मेलन होता है, और वहां पे वेनसांग उसकी अध्यक्षता करता है और बौद्ध धर्म से संबंधित यह सम्मेलन होता है। इसे बौद्ध धर्म की पांचवी संगति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका नामक तीन नाटकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? सही आंसर हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था और अपने शासन की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर सी युकी की रचना। साथियों, जब वेनसांग भारत में आया था तो उसने अपना यात्रा वृतांत सी युकी नामक की रचना की थी, और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है और उसने किस प्रकार से शासन किया था इसकी बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? सही आंसर वातापी या बादामी का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये किस नदी के किनारे पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। इतनी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह पल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। पल्लवी नरेश का नाम क्या था? सही आंसर ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय से हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह करता है, और ये उसकी एक कूटनीतिक राजनीति होती है। अगला क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपना एक दूत 641 ईस्वी में चीन के राजा ताई सुंग के पास भेजता है। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? सही आंसर वेनसांग। वेनसांग को वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? सही आंसर कन्नौज में। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? सही आंसर पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर दिया था और हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में बढ़ने से रोका था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय को दान स्वरूप दिया था, और यह बौद्ध धर्म को काफी सपोर्ट करता था, इसीलिए यह बौद्ध धर्म को भी मानने लगा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? सही आंसर कालिदास। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से यह संबंधित नहीं था, क्योंकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं परंतु ईमानदार होते हैं?
भारतीय स्वच्छता के प्रेमी हैं। सही आंसर वेनसांग। वेनसांग ने कहा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और परंतु ईमानदार हैं और भारतीय लोग स्वच्छता के प्रेमी होते हैं। तो यह किसने कहा था? तो ये वेनसांग ने कहा था। अगला क्वेश्चन, घंटे यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किसके लिए होता था? सही आंसर खेती की सिंचाई के लिए। यह काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, तो आपको याद रखना है कि घटी यंत्र या तुला यंत्र का उपयोग किसके लिए होता था? तो खेत की सिंचाई के लिए होता था। अगला क्वेश्चन, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? सही आंसर 1/6 से लेके 1/10 के रूप में हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, मोकरे शासकों की राजधानी क्या थी? सही आंसर कन्नौज। मोकरे शासकों की राजधानी कन्नौज में थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने पहले की वीडियो में पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए हैं। यदि आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह हर्षवर्धन का समय और वर्धन वंश के बारे में काफी समझ में आ जाएगा और इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे एग्जाम में आप बना पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको यह तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।